रोमांटिक कहानियां पर आप सभी का स्वागत है। राजीव को संतुष्ट नहीं कर पाती थी। राजीव चाहते थे कि जैसे ही वो मेरे कमरे में आए मैं कपड़े खोलकर तैयार रहूं। मैं भी खूब श्रृंगार किया और साड़ी पहन ली। साड़ी के नीचे कुछ भी नहीं पहना। मैंने बीच बीच में उठकर नीलम के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिली। मैं ऐसी ही परेशानी में करवटें बदलती रही थी कि तभी घड़ी ने 5 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई। मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलम के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलम बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक यह नियम था कि नीलम रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से यही देख रही थी। मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नीलम, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती ही रहती हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल है। मेरी बात सुनकर नीलम रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक नीलम को समझाती रही और फिर उसे सीने से लगाकर कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था, पता नहीं आजकल नीलम की अपनी माँ की याद इतनी क्यों आने लगी है। भाभी, माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। नीलम की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकाल कर नीलम को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरी पास सबसे अच्छे और नए ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलम पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलम के चेहरे पर उदासी थी। बार बार नीलम का चेहरा। मेरा नाम कोमल है। मैं 15 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति राजीव की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती है, लेकिन राजीव के इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब राजीव 18 साल के थे तो राजीव के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था, लेकिन जब राजीव की बहन नीलम 2 साल की थी तब राजीव के माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजीव उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में नीलम को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था दोनों बहन भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तब दूर की एक दादी ने राजीव को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वह नीलम को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही राजीव की मुझसे शादी करनी पड़ी। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र की थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग सेज पर बैठी मैं राजीव का इंतजार कर रही थी तो राजीव ने आकर मेरे गोद में छोटी सी नीलम को बैठा दिया था और मुझसे कहा था कि कोमल, आज से नीलम तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन ने नीलम को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से नीलू को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती थी। देखते देखते नीलम कब 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। कोमल, नीलम नहीं आई अभी तक। एकेडमी से मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब राजीव ने मुझसे सवाल किए कि वह आज ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसीलिए राजीव की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, राजीव, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन नीलम घर से देर आती है। मेरी इस बात पर राजीव हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, कोमल, क्या बात कह रही हो? तुम्हें कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा, राजीव, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, बस सीधी सी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीलम एकेडमी से लेट आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर लेट पहुंचती है। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़े गुस्से में बोले, कोमल, तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं बोली, राजीव, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी लेट होती है तो लेट ही पहुंचती है और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते घर आ जाती है। मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्ची के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं?
मुझे राजीव की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद थे जो औरतों पर बेकार में अपने दोष जमाते हो और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर राजीव थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, कोमल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने जब छोटी सी नीलम को तुम्हारे गोद में दिया था तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें नीलम की माँ का दर्जा दिया था और माएँ अपनी बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से राजीव को समझाते हुए कहा, राजीव, नीलम अभी बच्ची है। अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो ज़्यादा रोका टोका करेंगे तो वह जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसीलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने नीलम को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी नीलम ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसके तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर राजीव ने ना में सर हिला दिया और बोले, नहीं कोमल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का खाया था। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे राजीव अभी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं राजीव के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बना कर ले आई। शाम को 7 बजे तक नीलम घर वापस आ चुकी थी। राजीव के चेहरे से लग रहा था जैसे राजीव नीलम से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक आ जाया करो। राजीव की बात पर नीलम कुछ नहीं बोली, बस हाँ में से हिला दिया। आज नीलम मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती थी तो चहकती हुई आती थी, हमेशा बोलती रहती थी, अपनी सहेलियों के बातें, अपनी एकेडमी के बातें बताती रहती थी, लेकिन आज वह बहुत चुप सी लगने लगी थी। मुझे लगा शायद राजीव की बात पर नीलम उदास हो गई है, इसीलिए मैंने नीलम को समझाने की खातिर कहा कि नीलम, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वह तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रात में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन नीलम ने मेरी बात सुनी ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नीलम, क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन इतना कहते ही नीलम एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून की सांस लेने दिया करें। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से मैं तंग आ गई हूँ। कह दिया तो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई हैं। इतना कहकर नीलम पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई, इससे पहले नीलम ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वह तो शुक्र था राजीव कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे नीलम के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि ज़रूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल रही है, वरना नीलम पहले तो कभी ऐसा नहीं थी। मैं कमरे में आई तो राजीव ने मुझसे पूछा, कोमल, यह नीलम ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मैंने अभी आपको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बात की जाती है। राजीव के तेवर देखकर मैं बहुत डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने राजीव को शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर राजीव मान गए, लेकिन मुझे समझाते ही बोले, कोमल, अभी तुम नीलम से नाराज़ ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और फिर वह आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और राजीव के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। राजीव को मेरा इतना ख्याल है। सच कहते हैं कि पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन नीलम के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि नीलम का मूड अच्छा हो जाए, लेकिन राजीव की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, नीलम को एहसास दिलाना ज़रूरी है। नीलम ने गलती की है, नहीं तो वह आगे से और भी ज़्यादा बदतमीजी हो जाएगी और मुझे जवाब देने
लग जाएगी। अगले दिन मैं उठी तो नीलम कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा नीलम मेरे पास किचन में खड़े होकर नाश्ता किया करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते को प्लेट अंदर किचन में ले आई, यह कहते हुए, भाभी मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वो वहीं पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। इससे पहले नीलम एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी दोपहर में क्या बनाओगी? नीलम की बात का मैंने बस पता नहीं दिया। नीलम की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं नीलम को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था नीलम की हालत देखकर, लेकिन नीलम को सबक सिखाना जरूरी था। कॉलेज जाने से पहले नीलम मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसके तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने के बजाय नीलम एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई थी। कल मुझे मम्मी की याद बहुत आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज़ थी, इसीलिए मेरा मूड बहुत ख़राब था। भाभी मुझे माफ़ कर दो। ये कहते कहते नीलम हिचकियों से रोने लगी। उसके रोने से पहले ही मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने नीलम को चुप कराया और उसके माथे पर चूमते हुए बोली, नीलम बच्चे परेशान मत होया करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और नीलम को खुश देखकर मैं खुश हो गई। नीलम के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नीलम को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी भी मैंने नीलम से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का जरिया बस नीलम ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नीलम सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। और 7 बजते बजते नीलम एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी नीलम एकेडमी से शाम को वापस आती है तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह जाकर पढ़ाई करती है, थक जाती होगी बेचारी। आज राजीव की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता तो मैं दिल खोल कर उसका स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता तो वह मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करा ही जाते थे कि मैं बाँझ हूँ। और आज तो हद ही हो गई जब मीना दीदी ने कहा कि राजीव भैया को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भाभी माँ नहीं बनेंगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी होती तो ना जाने कब की दे दी होती। आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चों के अपने गोद में खिलाने का। मीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से राजीव की तरफ देखा। राजीव ने मुझे आंखों में तसल्ली दी और मीना से कहा, मीना दूसरी शादी के बारे में ना तो सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चों के लिए कोमल की इतने सालों से वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। राजीव की बात सुनकर मैं ढेर सारा प्यार उमड़ आया था राजीव पर। राजीव बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी खुशी का ध्यान रखते थे। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब राजीव की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हो। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी नीलम पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लगता है नीलम को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं नीलम के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया।
मीना दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार नीलम की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आंखें खुली तो पानी लेने किचन में आई, लेकिन नीलम के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि रात के 1 बजे तक नीलम क्यों जाग रही थी। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नीलम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी नीलम दरवाज़ा नहीं खोला, और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला तो उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर नीलम को गले लगा लिया। नीलम बच्चे, क्या बात है? तुम्हारी आंखों क्यों लाल हो रखी है? इतने देर तक जागोगी तो यही होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हें सेहत खराब कर दे। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। नीलम, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल है। मेरी बात सुनकर नीलम रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक नीलम को समझाती रही, फिर उसे सोने के कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था, पता नहीं आजकल नीलम को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात मैं सो न सकी। बार बार दिल में घबराहट सी होती थी, ये कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं नीलम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर नीलम के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं राजीव को क्या जवाब दूंगी? राजीव का तो भरोसा ही टूट जाएगा। कितना भरोसा है राजीव का मुझ पर। क्या कहूँगी राजीव से? जब राजीव मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की ये कैसी परवरिश की है। मेरे दिमाग में एक और भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं राजीव को संतुष्ट कैसे कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर नीलम के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिली। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदल रही थी, तभी घड़ी में 5 बजे का अलार्म बज उठा। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलम के कमरे से लाइट बंद हुई है। तो मैं सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलम बाहर आएगी और भगवान ने आरती करेगी, क्योंकि आज तक यह नियम था कि नीलम रोज़ सुबह उठकर भगवान की आरती किया करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना यह नियम तोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि यह नीलम का पर्सनल मामला है, इसीलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से जो मांगनी होगी वह मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से मांगेगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर के 1-2 काम निपटाने के लिए घर से जल्दी नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने नीलम के लिए नाश्ता लगाया। वह मेरे पास ही खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने नीलम से कहा कि नीलम आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना और घर जल्दी आ जाना, कुछ ज़रूरी काम है, नीलम बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नए ड्रेस दिलवाऊँ। काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की। मेरी बात सुनकर नीलम मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी करूं? आपको जो भी कपड़े पसंद है वो आप मेरे लिए ले आना। खुशी खुशी मैं वह कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मेरे एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। नीलम की बात सुनकर मैं दंग रह गई। ये पहली बार था कि शॉपिंग के नाम से नीलम की खुशी नहीं हुई थी, तो शॉपिंग के नाम से ही नीलम खुशी से खिल उठती थी। फिर चाहे एकेडमी हो कॉलेज हो, वहाँ की छुट्टी कर सकती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब गरीब ख्याल आने लगे थे। नीलम के जाने के कुछ देर बाद मैं फ़ौरन ही एकेडमी जा पहुंची, लेकिन जब वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी, इसीलिए पूरे हफ्ते
कोई बच्चा वहाँ नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजीव अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो मैं क्या जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज सच जानने के लिए बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं गया था। शाम को जब नीलम अपने समय से पहले लौटी तब मैं गुस्से में जलती ही रही थी। नीलम के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उसे पूछा, कहाँ गई थी तुम? और नीलम ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई है। बताओ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आज मैं इतना परेशान हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया। नीलम, यह तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? नीलम, यह सब क्या है? बोली भाभी, आपको तो बस बात खींचने की लगते हैं। आप जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां हुई तो मेरी दोस्त है अंजू, वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों एक साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैं उसके बात मान ली। उसको बताना ज़रूरी इसीलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था कि आप मना तो करोगे नहीं, और फिर पढ़ाई तो करनी है। एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर करूं? फिर नीलम मुझे इधर उधर की बातें करने लगी थी। थोड़ी देर बाद में मेरा भी मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज के खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिला लाऊं। नीलम ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाभी, मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वह मुझे दे दो। और भाभी, मुझे कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। नीलम की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। नीलम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी, माँ के कपड़े बेटी के लिए उतारन हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान है और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। नीलम की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकाल कर नीलम को दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरे पास सबसे अच्छे और नए ड्रेस थे। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलम को पुराने कपड़े पहनाऊं। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलम के चेहरे पर उदासी थी। बार बार नीलम का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम से पूछना भी बेकार था क्योंकि वह 100 बहाने बनाकर साहब बच जाती थी। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन नीलम अब भी अपने दोस्त के घर में पढ़ा करती थी। मुझे भी नीलम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी नीलम कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। राजीव आज घर पर ही था। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया कि एकदम से कहने लगी, राजीव, नीलम के रहने से घर में रौनक रहती है और नीलम के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो राजीव, जब नीलम की शादी हो जाएगी तो यह घर काटने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं है। राजीव, अब तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजती। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, बस कोमल, आज कह दिया सो कह दिया, आगे कभी यह बात मत कहना, मुंह से मत निकालना। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे और कोमल के बिना नहीं रह सकता था, और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका क्या सिला मैं तुम्हारे सर पर सौतन ला कर दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे खलती है, लेकिन शायद हमारी यही किस्मत है।
तभी मेरे नज़र गेट पर खड़ी नीलम पर पड़ी। वह शायद अभी अभी आई थी मेरे पास और राजीव के पास आने की बजाय वह अपने कमरे में चली गई। राजीव को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए नीलम के पास चली आई। आज भी मुझे नीलम की आंखें लाल लगी थी। मैंने पूछा, क्या बात है नीलम, आज फिर तुम रोई हो? मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, वो मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ नीलम, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर नीलम बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी माँ की याद आ जाती है। कुछ देर में नीलम के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से नीलम ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को नीलम नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और जब नहा कर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा गंदे उतारे हुए सूट पहन रखा था। मैंने कहा, नीलम क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे गंदे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। लेकिन नीलम, कम से कम धो तो लिया होता, पहन लेते। यह मेरा सूट पहनने की क्या ज़रूरत थी? बोली, लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसीलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। राजीव के घर आने से 15 मिनट पहले नीलम मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो राजीव ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, कोमल, नीलम हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहनी रहती है? क्या उसके पास कपड़े नहीं हैं? मैं बोली, नहीं राजीव, ऐसी बात नहीं है। नीलम के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बल्कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर राजीव संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि राजीव यह तो नहीं सोच रहे हैं कि उनकी बहन को अपने उतारे हुए कपड़े मजबूरन पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि नीलम को मेरे गंदे कपड़े ना पहनने मिले। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब नीलम ने उसी कपड़े पर पूरा घर सर पर उठा लिया और कहने लगी, भाभी, जब आपको पता है कि आप मेरे उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ तो आप अपने कपड़े क्यों धोए? राजीव के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख ही जा रही थी। नीलम बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन ले और यह उतरे हुए कपड़े मुझे दे दे, मैं पहन लूँगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। राजीव के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े नीलम को दे दिए। नीलम ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए राजीव पास के दुकान पर गए थे। नीलम भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था कि मैं नीलम के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात नीलम ने पहना था। मैं नीलम के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड के तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वह मेरे कपड़ों में से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पुलट कर देखा। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में से खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ हुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाज़ा खोलकर नीलम आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, नीलम, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। मुझे सच बताना ही होगा। हम दोनों के बीच
बने इस माँ बेटी के रिश्ते ख़त्म कर दूं। मेरी बात सुनकर नीलम बहुत ज़्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने नीलम को कंधे से पकड़कर उठाया। मैं बोली, तो फिर बताओ मुझे ये क्या है सब? तुम रोज मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा हुआ है? नीलम अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि आपकी गोद भर जाए। कभी कभी यह सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूं कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया है जो जादू टोने का काम करती है और वो आप मेरी परेशानी दूर कर सकती है। और मैं अंजू उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगा लेना। पूरी रात यही वाले कपड़े पहनना। भाभी 21 दिन 8वें ही दिन हुए हैं। देखना 21 दिन होते ही आपकी बीमारी के अंदर मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएगी। मैं हैरत से मुंह खोले नीलम की बातें सुन रही थी। नीलम जो कि रिश्ते में मेरी नंद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि शायद कोई बेटे भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर नीलम के गले लगाया। नीलम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर बेकार में शक किया और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और नीलम, यह सब विश्वास होता है और जादू टोने का कुछ नहीं होता। अब मुझे औलाद की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम हो। मैंने नीलम के माथे को चूम लिया। यह सब कुछ मैंने राजीव को नहीं बताया क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास ही सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।